आज बच्चों हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले, चूंकि पिछले लेक्चर में हमारा अध्याय 3 समाप्त हुआ है एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जब मैंने देखा तो 2023 और 24 की जो परीक्षाएं हुई हैं, बोर्ड परीक्षा, उनमें इस टाइप के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न अध्याय 4 के हैं। किसके हैं? आज तो हम अध्याय 3 के हैं, सॉरी, आज हम अध्याय 4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन अध्याय 3 के ये 2 प्रश्न जो आपको पूछे गए पेपर में, पहले मैं इनको समझा दूं उनको कैसे करना था, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन किस पर आ जाएंगे? अध्याय 4 पर आएंगे। अब ये क्या रहता है, ये 3 नंबर में आपको ये प्रश्न आ जाते हैं। इसमें करना कुछ खास है नहीं है, कुछ खास नहीं करना है, लेकिन ये छोटे से प्रश्न है। पता चला कि मालूम 2 लाइन बन जाने थे। आजकल तो ऐसा हो रहा है पेपर में कि आपको ऊपर भी क्वेश्चन और अथवा में भी न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल। पहले क्या होता था बच्चे, एक न्यूमेरिकल आता था, एक थ्योरेटिकल, तो न्यूमेरिकल छोड़ देते थे, थ्योरेटिकल कर देते थे स्कूल एग्जाम में। अब क्या होने लगा, अब दोनों जगह न्यूमेरिकल, ऊपर में न्यूमेरिकल और अथवा में भी कौन सा देंगे? न्यूमेरिकल। अब तो करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और मानो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरेटिकल से सरल होते हैं, अगर आप उसको कर पाए आराम से तो बड़े सरल होते हैं। देखो पहला प्रश्न है, ये अध्याय 3 के अंक के प्रश्न कौन से अध्याय के हैं? ये अध्याय 3 के हैं जो परीक्षा में आए हैं, ठीक है ना। किसी चालक की लंबाई मूल लंबाई की आधी कर देने पर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर देने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माने एक चालक है, उसकी लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। अब लंबाई मैंने 10 से 5 कर दी, उसकी मोटाई डबल कर दी। मोटाई कैसी कर दी? डबल, माने एरिया डबल कर दिया। तो फिर वो कह रहा है प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम देखें, मान लीजिए इसका प्रारंभ में प्रतिरोध R1 है, लंबाई L1 है और एरिया क्या है? A1। तो पहले मान लेते हैं कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1, ठीक है ना, या L मान लो, L1 मान लेते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 तथा प्रतिरोध क्या है? R1 है, तथा प्रतिरोध कितना है? R1 है। तब हम सूत्र जानते हैं, R1 बराबर होता है रो इंटू L बटे A। ये होता है सूत्र। R1 इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू L1 बटे A1। रो क्या है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है उसकी? उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। अब बाद में क्या हो गया, उसकी लंबाई अपन ने क्या मान ली? L2, क्षेत्रफल A2 और प्रतिरोध R। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब ये है, अब क्या करने पर? आगे करने पर परिवर्तन के बाद, माने अब माना परिवर्तित, कौन सी? परिवर्तित लंबाई L2, क्षेत्रफल A2 तथा प्रतिरोध क्या है? तथा प्रतिरोध मान लो R2 है, R2 है। तब R2 बराबर क्या आएगा? रो इंटू L2 बटे A2। रो विशिष्ट प्रतिरोध है, वो नहीं बदलता, हम पढ़ चुके हैं ना, प्रतिरोध विशिष्ट गुण है। अब समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, समीकरण 2 भागित 1 से 2 में 1 का भाग दे रहा है, तो क्या आ जाएगा? R2 बटे R1। यहां पर भाग देंगे तो हमें मिलेगा रो इंटू L2 बटे A2 बटे रो इंटू L1 बटे A1। रो से रो कट गया तो आपको आंसर मिलेगा इसका, इसको अपन L1 L2 बटे A2 उसको उल्टा कर दो तो A1 बटे L1 आएगा। तो अगर L2 बटे L1 इंटू A1 बटे A2 ऐसा आ जाएगा। अब प्रश्न की शर्त क्या है? प्रश्न की शर्त क्या है? प्रश्न की शर्त है कि L2 L1 का आधा है। देखो लंबाई को कैसा करना है? आधा।
तो इसका मतलब जो L2 L1 का कैसा है, और जो A2 है वो 2A1 है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कितना हो गया, तो A2 मतलब 2A1 हो गया। बात समझ में आ रही? A2 बराबर क्या हो गया, 2A1, क्षेत्रफल तो बड़ा हो गया। और L2 बराबर क्या हो गया, अभी हमारे यहाँ पर लिखो, तब यहाँ पर लिख देते हैं, तब R1 बटे R2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर क्या लिखना है, L2 को L1 बटे 2, और L1 एक पहले से नीचे है कि नहीं है, बढ़त A1 और A2 को क्या लिखना है, 2A1 नहीं कर रहा है। अब A1 से A1, L1 से L1, आंसर आएगा 1 बटे 2 दूनी 4। किसके बराबर था ये, R2 बटे R1, R2 बटे R1। तो अब बताओ R2 बराबर क्या आ जाएगा, R1 का गुणा होगा 1 बटे 4 गुणे R1। तो बताओ क्या हो जाएगा प्रतिरोध, 1/4 हो जाएगा। माने जो प्रतिरोध है वो कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। क्या समझ में आ गया सभी को? घर से देख लो, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 और प्रतिरोध R1 है, तो R1 बराबर रो इंटू L1 बटे A1, यहाँ रो है वो विशिष्ट प्रतिरोध। अंतिम प्रतिरोध माने परिवर्तन के बाद लंबाई L2 और क्षेत्रफल A2 और प्रतिरोध R2 है, तो R2 बराबर आएगा। अब मैंने समीकरण 2 में 1 का भाग दे दिया, तो रो से रो तो कट गया, इतना आ गया। अब L2 बराबर है L1 बटे 2, क्योंकि आधा कर दिया, और A2 बराबर क्या है, 2A1 के मान यहाँ लिख दो, ये सब कट गया तो 1/4 हो गया। तो बताओ प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/4 ही रह जाएगा। अगर लंबाई को अपन दोगुना और क्षेत्रफल लंबाई को आधा और क्षेत्रफल को दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना रह जाएगा। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन? दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें लिखा है सामर्थ्य 100 वाट एवं 400 वाट वाले दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता कैसी है। माने यहाँ पर भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर तीन चीजें आएंगी। सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, प्रतिरोध शक्ति का सूत्र संकेत है P, और वोल्टेज मतलब V, और प्रतिरोध मतलब R। तो हमें P, V और R में सूत्र चाहिए है। क्या चाहिए? तो अपन दो है यहाँ पर बल्ब, ऐसा ही है ना। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं पता है, P बराबर होता है V²/R। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा हो, एक वीडियो मैंने पूरे सूत्र निकाले, इसकी शक्ति के 4 सूत्र निकले हैं, देखे ना, और वहीं पर किसके निकले हैं, उसी वीडियो में प्रतिरोध के हैं, हाँ अंतर बताए थे उसी में शक्ति के बारे में बताया था, उसी में हमने प्रतिरोधकता में अंतर बताया था, और इसके अपन ने क्या निकाले थे सूत्र, उसी में संधारित्र की संचित ऊर्जा भी शायद उसी में निकली है। तो सूत्र P बराबर होता है VI, I बराबर V/R, तो V²/R होता है। अब यहाँ पर V कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, V नियत होने पर, V क्या होने पर, नियत होने पर P अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/R। V नियत है, क्यों, यहाँ पर लिखा है ना वोल्टता कैसी है, यानी वोल्टेज नियत कहलाया, तो P अनुक्रमानुपाती 1/R, या ये जो सूत्र बनेगा P1/P2 बराबर बनेगा R2/R1, ये सूत्र निकलेगा। क्यों? क्योंकि P R के व्युत्क्रमानुपाती है, P R के कैसा है, तो P1/P2 जो है उल्टा आएगा R2/R1। ये संबंध होता है प्रतिरोध में और पावर में। कब? जब वोल्टेज नियत हो। अगर वोल्टेज नियत है तो पावर यानी शक्ति जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है ना? अब सबके मान लिख दो यहाँ पर। तो P1 का मान कितना है, P2 का, तो यहाँ पर लिख दो 100, यहाँ पर लिख दो 400 बराबर R2/R1। 100 एकम 100, 100 चौके 400। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 1/4 बराबर R2/R1। या अब इसको व्युत्क्रम कर दो, तो R1/R2 बराबर कितना आएगा,
4/1। तो उनका जो अनुपात है इस प्रकार R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा, R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2 बराबर होगा 4/1। तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात प्रतिरोधों की तुलना कर रही कितना होगा, 4/1 होगा, या R1/R2 बराबर 4/1 होगा। क्लियर है ना। तो अगर एक का है कितना 100 वाट और दूसरे का 400 वाट, समान वोल्ट पर लगे हैं, तो वो कह रहा है इनकी प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, तो प्रतिरोध का अनुपात होगा 4/1। पहले वाले का प्रतिरोध दूसरे वाले से 4 गुना होगा, पहले वाले का प्रतिरोध दूसरे वाले से कितना होगा, 4 गुना होगा। समझ में आ गया सभी को। आइए बच्चों, अब हम अध्याय 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, बायोसेवर्ट इसके बाद आएगा, है ना। ये पहले ये चीज है, फिर बायोसेवर्ट भी आएगा। देखें यहाँ पर बच्चों, अब हम कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 4 में क्या है, गतिमान आवेश व चुंबकत्व, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी हमने अध्याय 3 तक अपना सफर पूरा किया है, अब अध्याय 4 पर आते हैं और हमें 28 के पहले कहां तक कवर करना है, 5 तक। आज हम इतनी चीजों पर इस अध्याय में बात करेंगे। ऑस्टेड के प्रयोग पर, डच वैज्ञानिक हैं ऑस्टेड, साइंटिस्ट का नाम है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की डेफिनेशन समझेंगे, एम्पियर के तैरने का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इतनी चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में अभी कवर करने वाले हैं। इसमें से आपको कुछ भी 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना। ऑस्टेड ने क्या देखा, 1820 के अंदर ऑस्टेड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने कुछ गजब की चीज यहाँ पर निकाली। ठीक है ना। और उसने फिजिक्स के अंदर बहुत नई एक खोज करके दी। ऑस्टेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा ये मान लीजिए एक तार है, उसमें धारा यानी करंट प्रवाहित हो रहा है, तो इसको बोलेंगे धारावाही चालक। धारा जा रही है तो नाम क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, माने धारावाही चालक है। ठीक है। अब इनमें करंट जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि अगर हम इसके नीचे एक निडल रखते हैं, निडल का मतलब होता है चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल। तो मैग्नेटिक निडल मतलब क्या हुआ, चुंबकीय सुई। यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखते हैं इस टाइप से, तो उन्होंने देखिए क्या देखा उन्होंने, जब इसके नीचे चुंबकीय सुई, तो देखें बच्चों ऑस्टेड ने क्या देखा, इसको अपन बोलेंगे बच्चों निडल। ये है मैग्नेटिक निडल यानी कि चुंबकीय सुई, देख रहे हैं आपको। इसको उन्होंने क्या किया, एक ये इसमें क्या होता है, ये डायरेक्शन बताती है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आती है, मैग्नेटिक फील्ड में आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड में आने पर इसकी जो सुई है ना, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। तो जैसे आपने इसको कहीं पकड़ा और अगर आसपास मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्राइक का नहीं है जो उसके प्रभावित करे, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मान लो भूचुंबकीय क्षेत्र, तो भूचुंबकीय क्षेत्र में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है, तो आपको 2 दिशाएं ये बता देगी, 2 दिशाएं आप पता कर लो तो होगी 4। और फिर इसमें पूरा बता रहा था किस एंगल पर आप जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुई। क्या बोलते हैं इसको अपन, चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल। अभी क्या किया उन्होंने, एक तार है, तार में क्या जा रहा है, करंट। इस टाइप से मान लो एक वायर है और वायर में क्या जा रहा है, करंट, उसके नीचे इसको रखा। तो ध्यान देना, पहले ये वायर में करंट नहीं है, इसके नीचे मैग्नेटिक निडल रखी है। क्या है ये, मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई। ये तार के नीचे रखी है, लेकिन तार में अभी कोई करंट, लेकिन जैसे ही उन्होंने तार में करंट भेजा तो इसकी जो सुई है ना, इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्शन मतलब ये हिल गई, विक्षेपित हो गई, इधर उधर हो गई। लेकिन कब हुई, और जब उन्होंने करंट बंद किया तो फिर वो वैसे ही आ गई। फिर करंट भेजा तो फिर वो डिफ्लेक्ट हुई, विक्षेपित हुई। तो जो सुई है ये तो कांच के अंदर बंद है, तो हवा से तो हो नहीं रही भाई। ये सुई कहां पर है, तो अगर मैं बहुत जोर से फूंकू तो क्या हिलेगी, तो इसको कौन हिला सकता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसको केवल चुंबकीय क्षेत्र हिला सकता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र ही प्रभावित करता है। तो अगर मैंने इस वायर में करंट भेजा और एक चुंबकीय सुई हिली, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ,
कि वायर में करंट जाने से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वायर में करंट जाने से क्या पैदा हुआ है, और उन्होंने जितना तेजी से करंट को कंबड़ किया, जितना तेजी से, उतनी तेजी से इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, उतना जल्दी जल्दी ये क्या होने लगी, हिलने लगी। और जैसे करंट की सप्लाई बंद की तो इसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, बंद हो गया, इसका हिलना डुलना भी क्या हो गया। इससे उन्होंने क्या आशय निकाला कि इसमें जो विक्षेपण हो रहा है, ये विक्षेपित हो रही है, हिल रही है, उसका कारण है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने का कारण है करंट। क्या है, ये सब एक्सपेरिमेंट कब किया उन्होंने, 1820 के अंदर। तो उन्होंने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये पता कैसे चला, चुंबकीय क्षेत्र दिखता तो नहीं है, तो कैसे पता चला, निडल से। कैसे पता चला था, क्या बोलते इसको अपन, मैग्नेटिक निडल। इससे उनको पता चला। तो उन्होंने इस घटना को उन्होंने नाम दिया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किस घटना को, कि जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को उन्होंने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक बात ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करें तो सिर्फ डीसी करंट से होगा, एसी से नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, डीसी करंट माने डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, जो कि बैटरी से मिलेगी। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहें तो एक तार लेकर के उसका कनेक्शन किससे कर देना, बैटरी से थोड़ा दूर रखना लंबा सा, और इसके नीचे एक मैग्नेट रख देना। तो जैसे आप करंट की सप्लाई चालू करोगे बंद करोगे, सुई जो उसकी सुई होगी ना, वो क्या होगी, अपने आप ही विक्षेपित होने लगेगी। जब करंट को आप बढ़ाओगे तो एक दिशा में, कम करोगे तो डायरेक्शन भी बदल देगी। अगर आप करंट का डायरेक्शन बदल दोगे तो डायरेक्शन उसका क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है ना, जैसे भी करंट ऐसा आ रहा है और ये ऐसी विक्षेपित हो रही है, पर करंट को अगर आप इस तरफ से करो तो ऐसी विक्षेपित होने लगेगी, तो डायरेक्शन भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है पहला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। ये परीक्षा में आया है, विकल्प में किसने की, ऑर्स्टेड ने। याद रहेगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ऑर्स्टेड ने। इसलिए विद्युत धारा का, विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय सीजीएस मात्रक ऑर्स्टेड होता है, ध्यान कर लो। विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस मात्रक वो क्या है, ऑर्स्टेड है। जैसे विद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलम पढ़ा था, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ऑर्स्टेड होता है। ठीक है ना। तो बताओ विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, कब की, 1830 में। सन भी याद रखना है और ये नाम भी याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं से अपन को नई चीज पढ़ना है फिर आगे। अब आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, डेफिनेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये डेफिनेशन खत्म। क्लियर है ना, क्लियर हो गई दो चीजें। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है, किस कारण से हुआ है, करंट से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगी उसकी, तो उसकी दिशा बताने के लिए ये 4 नियम पढ़ना है। तो अभी ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे एम्पियर का तैरने का नियम, मैक्सवेल का पैच नियम, दाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 कैसे संबंधित हैं, तो अपन बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने से संबंधित है। कैसे संबंधित है, और वह चुंबकीय क्षेत्र कहां से पैदा होगा, करंट से। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने से संबंधित है ये चारों नियम। क्यों, क्योंकि अभी फिर आएंगे आगे इसी प्रकार के नियम। तो अलग अलग नियम अलग अलग घटनाओं से संबंधित हैं। ये जो 4 नियम है, एक से संबंधित हैं, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने से संबंधित है। क्लियर हो गया। अब एक एक नियम को पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं एम्पियर के तैरने का नियम क्या है। एम्पियर के तैरने का नियम कहता है, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी तार में प्रवाहित धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा है कि उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर है। कल्पना करो कैसे करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक तार में प्रवाहित, एक चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा है कि उसका मुंह कहां पर है, चुंबकीय सुई की ओर। जैसे मान लीजिए अभी इस कंडीशन वो ऐसा तैर रहा है आगे की ओर, तो मुंह कहां पर है, नीचे की ओर, जैसे हम पानी में तैरते हैं। क्लियर है ना। अब मान लीजिए मैं सुई को ऊपर रख दूं तो फिर कैसा तैरना पड़ेगा, उल्टा तैरना पड़ेगा, क्योंकि मुंह कहां चाहिए भाई। शर्त है कि व्यक्ति जिस प्रकार से तैरना है, ऐसी कल्पना करना है कि व्यक्ति इस प्रकार तैर रहा है तो उसका मुंह कहां पर है, चुंबकीय सुई की ओर है, पीठ नहीं मुंह। तो ध्यान से सुनना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी तार में प्रवाहित धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा है कि उसका मुंह कहां पर है, चुंबकीय सुई की ओर है। तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली इसका एन ध्रुव, एन और एस तो होते हैं, एन ध्रुव तैरने वाले व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा पैदा होगा, ऐसा माने जे वाला जाएगा अंदर और जे कहां आएगा, बाहर, माने ऐसा चुंबकीय क्षेत्र कौन आएगी ना बात, ऐसा। क्लियर है ना बात। ऐसे घूमेगा चुंबकीय, एन अंदर जाएगा, एस कहां जाएगा। क्लियर होगी ना बात। क्या है फिर से बोलूं, फिर सुनिए। एम्पियर का तैरने का नियम कहां से संबंधित है। पहली बात यह है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने से संबंधित। यह नियम क्या कहता है, यह नियम कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में इस प्रकार तैरे कि उसका मुंह कहां पर हो, चुंबकीय सुई की ओर रहे। ये हम कल्पना कर रहे हैं कि कल्पना करो एक व्यक्ति किसी तार में प्रवाहित धारा की दिशा में इस प्रकार तैरता है कि उसका मुंह सदैव कहां रहता है, चुंबकीय सुई को रहता है। तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होती है कि चुंबकीय सुई का एन ध्रुव, कौन सा ध्रुव, तैरने वाले व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाता है। क्लियर है ना। क्लियर है। ऐसे में बायां हाथ ये है और दायां ये है, ये वाले हाथ की ओर। ठीक है ना। क्लियर होगी ना बात। ये कौन सा नियम हो गया हमारा, एम्पियर के तैरने का नियम। ठीक है, बाएं हाथ की ओर कौन सा ध्रुव, एन ध्रुव। क्लियर। ये हो गया हमारा एम्पियर के तैरने का नियम। अब किस पर आते हैं, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच नियम। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच नियम क्या कहता है, कल्पना करो क्या करना है। मान लीजिए एक चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो एक चालक है और इसमें करंट कहां आ रहा है, ऊपर की ओर। अब आप एक पेंच की कल्पना करो, पेंच, एक पेंच है, ये क्या है, पेंच है। अब पेंच को अपन स्क्रू से कसेंगे या खोलेंगे, ध्यान रखिए बात। क्लियर होगी बात। अब कल्पना करो कि एक पेंच एक चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में है, क्लियर है, और उसको इस प्रकार घुमाया जाता है कि यह है इसकी जो नोक है ये करंट की दिशा में आगे बढ़ रही है। कहां बढ़ रही है, जैसे एक करंट ऊपर जा रहा है तो पेंच खुल रहा है, और करंट नीचे जा रहा है तो पेंच क्या होगा, कसेगा। क्लियर है ना बात, समझ आएगी बात। तो क्या करना है, कल्पना करो कि एक पेंच इस प्रकार रखा है कि वह तार प्रवाहित धारा के अनुदेश की लंबाई है। इसकी पेंच की लंबाई कैसी है, इसके अनुदेश है, ऐसा नहीं रखना है, ऐसा। और इसको इस प्रकार घुमाया जाता है कि इसकी जो नोक है ये धारा के दिशा में आगे बढ़ती है। अगर धारा ऊपर आ रही है तो इसको हम ऐसा घुमाएंगे, देखो ऐसा घुमाएंगे तो ऊपर आएगा। क्लियर है। और अगर करंट नीचे जाए तो उसके ऊपर कसेंगे तो कहां जाएगा। क्लियर होगी ना बात। क्लियर है। तो क्या कल्पना कर रही है कि पेंच को दाएं हाथ की सहायता से इस प्रकार घुमाया जाता है कि यह चालक प्रवाहित धारा की दिशा में आगे बढ़े। तब ऐसा करने में हमारा अंगूठा जिस तरह विक्षेपित होता है,
कौन? अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा जिस तरफ विक्षेपित होता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब जैसे करंट कहाँ आ रहा है तो इसको हमें ऐसा घुमाना है कि कहाँ है, ऊपर आए। ऐसा करने में देखो, इसको ऐसा घुमाएंगे हम, देखो ऐसा ऐसा करने से पेंच खुलता है और ऐसा करने से पेंच कसता है। माने पेंच हमेशा घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो खुलेगा और एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत घुमाओगे तो क्या होगा, कसेगा। तो तुम इसको ऐसा घुमाओगे, ऐसा करने से अंगूठा कहाँ जा रहा है, देखो ऐसा जा रहा है, जा रहा है ना। तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी, ऐसी, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अच्छा, वैसे अब उनको क्या करना, हाँ खोलना है तो ऐसा घुमाएंगे, खोलने के लिए ऐसा घुमाएंगे और ऐसा करने के लिए कैसे गया, तो ऐसा घुमाना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। क्लियर होगी ना बात? हमारे क्षेत्र रेखाओं की दिशा ऐसी बनेगी। क्लियर है? अब मान लीजिए करंट कहाँ जा रहा है, नीचे। तो अब स्क्रू को क्या करना है मुझे बताओ, अब स्क्रू को कैसा घुमाना है कि कहाँ जाए, अंदर जाए। तो कैसा घुमाएंगे अब बताओ, अब सही जगह ऐसा घुमाएंगे। तो ऐसा घुमाने अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऐसा घूम रहा है ना। तो फिर ये काय की दिशा हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसे में चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा, ऐसे में चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा। तो ये किसका नियम है, मैक्सवेल का। क्लियर हो गया ना? अब आता है हमारे पास अगला दाएं हाथ का नियम। ये बहुत सरल है, दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम कहता है कि अगर आप किसी धारावाही चालक को, कल्पना करो एक धारावाही चालक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसको दाएं हाथ से आप इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा में रहे। जैसे मान लो इसमें करंट कहाँ जा रहा है तो अपन को ऐसा पकड़ना है। क्लियर? क्लियर? और अगर करंट मान लो नीचे जा रहा है तो ऐसा पकड़ना है। मतलब यदि किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ की हथेली से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, अंगूठा कहाँ रहे, क्लियर? तब ऐसा करने में अंगुलियां जिस तरफ मुड़ती हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। कितना सरल हो गया। जैसे मान लो इसमें करंट ऐसा जा रहा है तो दाएं हाथ से हम इसको ऐसा पकड़ेंगे तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा, है ना, ऐसा घूम रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र। और अब मान लो करंट नीचे आ रहा है, अब तुम्हें ऐसा पकड़ना पड़ेगा। तो उंगलियां किस तरह मुड़ी है, इस तरह मुड़ी है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा घूम रहा होगा, माने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी होंगी। क्लियर? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसी पे तो मोटर काम करेगी, इसी सिद्धांत पर। तो मोटर में करंट जाएगा तो वो क्या होती है, घूमने लगती है। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो इस नियम समझ में आया, दाएं हाथ का नियम। इन तीनों में सबसे सरल ये मिला भी। क्या कहता है नियम? यदि किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ की हथेली से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में रहे। ये ध्यान रखना, अंगूठा या तो ऐसा रहेगा या अंगूठा ऐसा रहेगा, ठीक है ना। ऐसा करते समय अंगुलियां जिस तरफ मुड़ती हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो अगर करंट ऊपर आ रहा है तो ऐसा और करंट नीचे जा रहा है तो ऐसा। क्लियर होगी बात? अब आता है कौन सा नियम, अब आता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये नियम क्या कहता है, ध्यान दो। ये नियम क्या कहता है, ध्यान दो। ये नियम कहता है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 कि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि अंगुलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत रहे, ऐसे फैलाना है। क्लियर है? कैसे फैलाना है, अंगुलियां और अंगूठा कैसा रहे, परस्पर। अब आप इसको इस प्रकार अरेंज कीजिए कि अंगूठा रहे धारा की दिशा में और अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए तार है, इसमें करंट जा रहा है, नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। और मान लो हमें इस पॉइंट पर, यहां पर मैं एक पॉइंट बना देता हूं, इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। ये पॉइंट कहीं हवा में है, मतलब कहां पर है, कहीं, और ये तार है, उसमें करंट जा रहा है ऊपर की, और इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है।
और हथेली को कैसा फैलाना है कि अंगुलियां और अंगूठा कैसा रहे। अब अंगूठा को करो धारा की दिशा में और उंगलियों को करो उस दिशा में जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी, माने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी हो जाएगी, ऐसी। मतलब मैं एक पेन को फंसा लेता हूं, देखो यहाँ देखो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो ये जो पेन है ना, ये पेन का मुंह जिस तरफ होगा वो चुंबकीय दिशा होगी। जैसे मान लीजिए करंट जा रहा है, इस बिंदु पर चाहिए तो ऐसा पकड़ो, ऐसा देखो ऐसा, तो पेन की दिशा कहां पर है, ये चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लो बिंदु यहाँ पर है तो ऐसा पकड़ो तो दिशा हो गई। अब मान लो यहाँ पर है बिंदु तो ऐसा पकड़ो तो दिशा यहाँ पर हो गई। क्लियर है ना। ये नियम क्या कहता है कि यदि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत रहे। अब यदि अंगूठा धारा की दिशा में संकेत करे और अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली की लंबवत बाहर की ओर होगी। कैसी होगी, हथेली की लंबवत बाहर की ओर। मारे एक प्रकार का थपाड़े के अनुदेश, थप्पड़ मारते ना, तो थप्पड़ के अनुदेश होगी, समझेगा ना आप। थप्पड़ कैसा इस तरफ से लेगा ना तो थप्पड़ के अनुदेश हो जाएगी दिशा, ठीक है ना। थप्पड़ याद कर लेना, थप्पड़ की जो दिशा है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है किसी पॉइंट पर। तो यदि लास्ट बात सुने, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत रहे। अब यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में संकेत करे और अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली की लंबवत बाहर की ओर होगी। ये किसका नियम है, जो है हमारे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। क्लियर होगी ना बात। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इतनी चीजों के बारे में पढ़ा। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पर अभी, ऑस्टेट का प्रयोग। ऑस्टेट 1820 के अंदर विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी कारण से चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक ऑस्टेट होता है। ये यहाँ से जानकारी याद कर लेना क्लू के तौर पर, ठीक। अगला आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह क्या है, तो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहलाता है। एम्पियर के तैरने का नियम क्या कहता है जी, कोई व्यक्ति कल्पना करो इस प्रकार तैर रहा है कि वह चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में आगे बढ़ता है, उसका मुंह कहाँ रहता है, चुंबकीय सुई की ओर। तो सुई का एन ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर, एन बाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाता है, इस प्रकार दिशा पैदा होती है, ठीक है ना। और दाएं हाथ का मैक्सवेल का नियम क्या कहते हैं जी, हम एक पेंच को दाएं हाथ की सहायता इस प्रकार घुमाएं कि उसकी नोक चुंबकीय चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में आगे बढ़े। ऐसा करने में अंगूठा जिस तरह विक्षेपित होता है वही चुंबकीय क्षेत्र की। और दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हम किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। ऐसा करने पर अंगुलियां जिस तरफ मुड़ती हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की या क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या कहता है, यदि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर लंबवत रहें। अब अंगूठा धारा की ओर संकेत करे, धारा के दिशा में, और अंगुलियां बिंदु की ओर संकेत करें, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली की लंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक है ना बच्चों। अब हमारे पास अगला आएगा वायु सेवर्ट का नियम। वायु सेवर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर दिया हुआ है, क्या से संबंधित, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से संबंधित। तो मैं सोचता हूं कि इसको और आप पढ़ ही लेते हैं आज, है ना, ऑस्टेट का नियम और खत्म कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा नियम, सॉरी ऑस्टेट नहीं, किसका, वायु सेवर्ट। वायु और सेवर्ट एक नहीं दो वैज्ञानिक है, ठीक है ना। इसलिए जब आप इनका नाम लिखो तो बीच में योजक चिन्ह अर्थात डैश लगाना है, ठीक है ना। कहता है किसका नियम, वायु सेवर्ट, वायु सेवर्ट का नियम। तो वायु सेवर्ट ने नियम काय के लिए दिया था, उन्होंने नियम दिया था किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। काय के लिए नियम दिया था, किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई चालक है किसी प्रकार का है, इसमें करंट जा रहा है, नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसके एक छोटे से टुकड़े की कल्पना करें, ध्यान देना, छोटे से टुकड़े को, इसको बोलते हैं धारा अल्पांश या धारा अवयव। क्या बोलते हैं इसको अपन,
धारा अवयव या धारा अल्पांश। क्लियर है ना, मैं धारा का छोटा सा अल्पांश। इसकी लंबाई मान लीजिए डीएल है। कितनी है? डीएल है। इसका नाम है एबी, इसकी लंबाई है डीएल। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है कितनी होगी। तो इस पॉइंट की इस अल्पांश से दूरी मान लीजिए आर है। कितनी है? आर है। क्लियर हो गया सभी को? ए बी क्या है? धारा अल्पांश। ए बी क्या है? पी क्या है? पॉइंट जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये क्या है? ये धारावाही चालक क्या है? तो अल्पांश हमेशा रेखीय होगा, छोटा सा टुकड़ा हमेशा रेखीय होगा। जैसे मान लो एक तार ऐसा है, देखो तार ऐसा है, तब भी इसका तुम छोटा सा टुकड़ा लोगे तो क्या होगा? रेखा होगा, अल्पांश ही तो होगा। तो ये नियम हम सब जगह लग जाएगा। ठीक है ना। ये नियम कहता है, बायोसेवर्ट ने क्या किया, किसी धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया, अब मैं बता रहा हूं बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट के अनुसार, किसके अनुसार? किसी धारावाही अल्पांश के कारण इसके पास किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीवी, तीव्रता को क्या नाम दे दिया मैंने? चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रतिशत करेंगे, तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डीवी लिख देंगे, छोटा सा। ठीक है ना। डीवी का मान नंबर 1 चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। माने जितना इसमें करंट जा रहा होगा उसके कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती। दूसरा, इसका मान अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्पांश बड़ा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बड़ा, अल्पांश छोटा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र छोटा। नंबर 3, डीवी का मान साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां पर थीटा अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच बनने वाला कोण है। थीटा क्या है? अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच बनने वाला कोण। इसको चाहे ऊपर नापना चाहे नीचे नापना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सूत्र पर। ठीक है ना। और चौथा, चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। क्या बताया बायोसेवर्ट ने? बायोसेवर्ट के अनुसार किसी धारा अवयव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीवी नंबर 1 अल्पांश से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 2 अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 3 साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, जहां पर थीटा अल्पांश और अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण है। और नंबर 4 अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको संयुक्त रूप में लिखो मिलाकर, संयुक्त रूप में। तो संयुक्त रूप में कितनी बन जाएगी? आ जाएगा डीवी अनुक्रमानुपाती आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। देखो ये आ गया हमारे पास। अब जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो सीधे एसआई पद्धति में आ जाते हैं। तो एसआई पद्धति में डीवी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है एसआई पद्धति में फॉर्मूला। ठीक है ना। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के, और के की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन एसआई सिस्टम। ठीक है ना। चलो यहाँ पर के लिख देते हैं, यहाँ पे आ देते, यहाँ पर क्या आएगा? के। अब के क्या है? यहाँ पर समानुपाती नियतांक। अब के का मान एसआई पद्धति में बाई निर्वात म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और सीजीएस सिस्टम में 1, सीजीएस सिस्टम में 1, एसआई सिस्टम में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो एसआई सिस्टम में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एसआई सिस्टम में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन। अब मैं सीधा इसलिए लिया इसको, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बोलते हैं चुंबकीय नियतांक और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं विद्युत नियतांक। जहां भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो वहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और जहां पर चुंबक होगा वहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा। क्या आएगा? म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की निरपेक्ष चुंबकनशीलता। जैसे वहां पर बोलते थे विद्युतशीलता, यहाँ पर क्या बोलते हैं?
क्लियर होगी ना बात। तो ये हमारे पास किसका नियम है, किसका नियम है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसके वर्ग लगा के रख सकते हो कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या है, टेस्ला ये है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर एसआई में। और सीजीएस सिस्टम में क्या लिखोगे, गॉस या ऑस्टेड, चुंबकीय क्षेत्र के सीजीएस मात्रक, पहला ऑस्टेड दूसरा गॉस। क्लियर है ना। ये किसका नियम बताया मैंने आपको, तो क्या सबको क्लियर है, ठीक है। पीडीएफ में से आप लिख लेना उसको, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कल हम इसके आधार पर एकांक धारा की परिभाषा समझाएंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में, ठीक है।